हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो सिविक चैप्टर 2 पर है। और सिविक चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो सिविक चैप्टर 2 का नाम फेडरलिज्म है। इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में फेडरलिज्म को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर बात कर लिया जाए कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है, तो इस चैप्टर में मात्र 4 टॉपिक ही हम लोगों को डिस्कस करना है। और इन चारों टॉपिक को हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे और फेडरलिज्म के की फीचर के बारे में जानेंगे। दिस विल बी पार्ट 1। ये पार्ट 1 हमारा होगा। पार्ट 2 में हम लोग व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं जिस प्रोविज़न के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है। ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। और पार्ट 3 में हम लोग आएंगे तो पार्ट 3 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे फेडरलिज्म को भारत में प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ तो प्रोविज़न की बात की गई, लेकिन उसको एक्चुअल पॉलिटिकल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। और पार्ट 4 में आएंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा की गई थी, लेवल 1 और लेवल 2, लेकिन बाद में 1992 में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी एस्टेब्लिश हमारे देश में किया गया है, जिसकी चर्चा पार्ट 4 में करने वाले हैं। और टॉपिक हमारा क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इस 4 टॉपिक को 4 पार्ट के थ्रू हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं, और 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। क्या बोला गया कि फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो हर एक स्टेट के लिए होता है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होता है और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया फेडरलिज्म। इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं। ये तो हो गया 1 लाइन डिफिनेशन, ये तो फेडरलिज्म का 1 लाइन डिफिनेशन हो गया। लेकिन इसके और भी की फीचर्स हैं, और भी की फीचर्स इसके हैं, और की फीचर्स जो है आपके बुक में क्लियरली दिया गया है, और की फीचर को यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला की फीचर्स क्या है कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। जहां भी फेडरल सिस्टम होगा, जिस देश में भी फेडरल सिस्टम होगा, वहां पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। पहला की फीचर हो गया। अब सेकंड की फीचर की बात कर लिया जाए तो जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे वो सेम सिटीजन्स पर गवर्न करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन जो उनका पावर होगा, जो जुरिडिक्शन होगा, वो जुरिडिक्शन अलग अलग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कुछ और होगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कुछ और होगा। शासन तो सेम सिटीजन्स पर करेंगे, लेकिन पावर जो होगा वो अलग अलग होगा। और ये जो पावर है, ये जो जुरिडिक्शन है, वो क्लियरली कहाँ पर लिखा हुआ रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो। भविष्य में कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इस पावर को क्लियरली कहाँ पर लिख दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। और किसी भी तरह का अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में, वही पावर रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, पावर रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है, अगर उसमें बदलाव करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट, सहमति होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर इस पावर में बदलाव लाना है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहमति होना चाहिए और जितने स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी सहमति होना चाहिए, तब इसमें बदलाव आ सकता है, अदरवाइज इसमें बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस देश में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होगा, वो इंटरप्रेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बात जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम हाईएस्ट कोर्ट करता है। इसके साथ साथ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर मिला है और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर मिला है, इस पावर को भी बताने का काम उस देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट करता है। जैसे भारत में वो सुप्रीम कोर्ट है, अगर यूएसए की बात कर लिया जाए तो यूएसए में फेडरल कोर्ट है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट फीचर है, तो लास्ट फीचर ये है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि कितना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो भी क्लियरली मेंशन रहता है। भाई पैसों को लेकर लफड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू जाएगा। ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब कहीं भी फेडरल सिस्टम बनाए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, तब जहां भी बनेगा, जिस जियोग्राफिकल एरिया में बनेगा, उसको हम लोग फेडरेशन कहते हैं, संघ कहते हैं। और संघ का 2 टाइप्स है। फेडरल सिस्टम का यूज करते हुए जिस जियोग्राफिकल एरिया में जो एस्टेब्लिश किया जाएगा उसको संघ कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। और फेडरेशन के कितने टाइप्स हैं, तो फेडरेशन के 2 टाइप्स है। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये भी बहुत ही आसान है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की जो निर्माण है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की निर्माण कैसे होती है, तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट स्वयं आते हैं, जब इंडिपेंडेंट स्टेट स्वयं आकर बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका में जो फेडरेशन बना था, तो शुरुआती दौर में 13 राज्य साथ आए थे और साथ आकर यहाँ पर फेडरेशन का निर्माण किए थे, संघ की निर्माण किए थे। इसलिए इस फेडरेशन को क्या बोला गया है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला गया है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए, जैसा कि बताएं ही। यूएसए के बाद जो है बेस्ट एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में छोटे छोटे यूनिट साथ मिलकर फेडरेशन की निर्माण करते हैं। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात कर लिया जाए, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बहुत बड़ा देश डिसाइड करता है कि पावर को डिवाइड करना चाहिए बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं और जो नेशनल गवर्नमेंट है, उसके बीच पावर डिवाइड करना चाहिए। जब एक बहुत बड़ा देश खुद डिसाइड करता है, तो उस फेडरेशन को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। भारत जो है, भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ही है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बहुत बड़ा देश स्वयं डिसाइड करता है कि पावर को डिवाइड करना है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम है। ठीक है। पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों, अब हम लोग पार्ट 2 की ओर मूव करते हैं और पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं जो प्रोविजन भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है। क्या भारत एक फेडरल कंट्री है, तो हाँ, भारत एक फेडरल कंट्री है। लेकिन भारत में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो प्रोविजन भारत को फेडरल कंट्री बनाता है, उन्हीं प्रोविजन की यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो, पहला प्रोविजन क्या है, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में लागू हुआ है, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अरेंजमेंट की गई थी। उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अरेंजमेंट की गई थी। लेवल 1 पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया था और लेवल 2 पर स्टेट गवर्नमेंट को रखा गया था। मतलब हमारे देश में 1950 से ही 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है
और फेडरलिज्म का पहला की फीचर यही है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो पहला फीचर को हम लोगों ने फुलफिल किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो प्रोविज़न है वो सेकेंड प्रोविज़न ये है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने के जो अधिकार हैं, कानून बनाने के अधिकार भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया गया 3 लिस्ट के थ्रू। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू पावर को क्लियरली डिवाइड किया गया बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देख लेते हैं तीनों लिस्ट को। पहला लिस्ट हमारा कौन सा है? यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट रखे गए जो नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे गए और इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? तो इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। ठीक है, पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट और उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लिस्ट बनाए गए। सेकेंड लिस्ट है जो स्टेट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया जो स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं। सब्जेक्ट जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस के बाद ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इरिगेशन हो गया। ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रखा गया और इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। देख रहे हो ना, पावर को क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। इसके अलावे एक थर्ड लिस्ट भी बनाए गए और उस थर्ड लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट बोला गया है और इस थर्ड लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हित से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट जैसे कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज शादी विवाह हो गया, एडॉप्शन हो गया और सक्सेशन हो गया। ये सारा जो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है और ये सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण से इन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। दोनों सरकारें जो हैं इन सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तब जो कानून यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वही कानून वैलिड होगा, वैध होगा। जो कानून यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वो कानून वैध होगा। तो ठीक है, सेकेंड फीचर्स फेडरलिज्म का यही था कि पावर जो होता है वो क्लियरली डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड होता है और भारत में भी पावर को, लेजिस्लेटिव पावर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच क्लियरली क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया, ये बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पावर को डिवाइड किया गया है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला गया कि ये जो पावर शेयरिंग है, फोर्थ फीचर यही था कि जो फंडामेंटल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसमें बदलाव कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। ये बात हमारे देश में भी है। जो फंडामेंटल प्रोविजन है, मतलब जो पावर शेयरिंग है, उस पावर शेयरिंग में सिर्फ अकेले ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बदलाव कर सकता है, नहीं अकेले स्टेट गवर्नमेंट बदलाव कर सकता है। अगर बदलाव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। इस बात की भी प्रोविज़न हमारे देश में किया गया है। ठीक है ना, पार्लियामेंट अकेले बदलाव नहीं कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बदलाव नहीं कर सकता है। और ये सारे प्रोविज़न जो है हमारे देश को क्या बना रहा है? फेडरल कंट्री बना रहा है। ये सारे प्रोविज़न हमारे देश को फेडरल कंट्री बना रहा है। पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग पार्ट 3 की ओर मूव करते हैं और पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है फेडरलिज्म को सफल बनाने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है।
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर देने से हमारे देश में फेडरलिज्म सफल नहीं हो जाएगा, बल्कि रियल लाइफ में उसको सफल बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ एडॉप्ट करना होगा। रियल लाइफ में उसको सफल बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ एडॉप्ट करने होंगे, और हमारे देश में 3 पॉलिसीज़ एडॉप्ट किए गए ताकि फेडरलिज्म को रियल लाइफ में सफल बनाया जाए। पहली पॉलिसी हमारा क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकंड पॉलिसी हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है, और थर्ड पॉलिसी क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन है। थर्ड पॉलिसी हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉलिसी को, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या बोला गया कि 1947 में कई सारे जो पुराने स्टेट्स थे उसके बाउंड्री को चेंज किया गया और नया स्टेट बनाया गया। 1947 में हमारे देश में कई सारे नए स्टेट्स बनाए गए और ये स्टेट बनाए जा रहे हैं, तो इसमें इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सके। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक राज्य बनाया जा रहा है। जैसे कि देखो, गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बनाया गया है, मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया है। तो 1947 के बाद कई सारे ऐसे राज्य बनाए गए जिसमें इस बात को इंश्योर किया गया कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक राज्य में रह सके, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि फेडरलिज्म को बेहतर किया जाए, सफल बनाया जाए। हालांकि सारे राज्य जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं बने हैं, बल्कि कल्चर का भी ध्यान रखा गया है, जियोग्राफी का भी ध्यान रखा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी कई सारे राज्य बने हैं, जैसे नागालैंड और उत्तराखंड है। नागालैंड और उत्तराखंड है। चलो, तो ये हमारा पहला पॉलिसी था फेडरलिज्म को बेहतर करने के लिए। सेकंड पॉलिसी की बात कर लिया जाए तो सेकंड पॉलिसी हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है। श्रीलंका को आप देखते हो तो श्रीलंका में पाते हो कि श्रीलंका में सिहाला लैंग्वेज को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। लेकिन हम लोग अपने देश की अगर बात कर लिया जाए तो अपने देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर रहा है। किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। हालांकि आप ये देखते हो कि हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं 40% है। हिंदी बोलने वाले लोग 40% हैं, लेकिन हिंदी के अलावे भी 21 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि आप भी चाहो तो किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हो। तो लैंग्वेज के प्रति हम लोग ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा फ्रीडम दिया गया राज्यों को और सभी लोगों को कि लैंग्वेज को लेकर पैनिक नहीं होना है। लैंग्वेज को लेकर पैनिक नहीं होना है। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आप रहिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही तो है फेडरलिज्म, पावर का डिवीजन। पावर का क्या डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सभी लोगों के पास पावर होना चाहिए। तो ये हमारा लैंग्वेज पॉलिसी था ताकि फेडरलिज्म को बेहतर बनाया जाए। ये सेकंड पॉलिसी है। थर्ड पॉलिसी की अगर बात कर लिया जाए तो थर्ड पॉलिसी हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन भी फेडरलिज्म को मजबूत किया है। जैसे 1990 से पहले रिलेशन कुछ अलग था और 1990 के बाद जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन अलग है। 1990 के पहले आप देख रहे हो कि एक ही पार्टी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में रूल कर रही है, जिस कारण से आप ये पाओगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। साधारण सी बात है, एक ही पार्टी का सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो फिर राज्य सरकार पावर का यूज कैसे अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब पार्टी चेंज होगा तभी तो पता चलेगा कि उनको कितना पावर मिला हुआ है। तो 1990 से पहले सिचुएशन था।
लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि किसी एक पार्टी का सरकार जो है, हालांकि इस समय ये भी होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रहती थी, अगर स्टेट गवर्नमेंट में दूसरे पार्टी का सरकार बन जाता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करते हुए उस स्टेट गवर्नमेंट को ही डिसमिस कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि किसी एक पार्टी का सरकार सेंटर में बन ही नहीं पा रहा था। अब जब नहीं बन पा रहा था तो जिस पार्टी की सरकार बन रही थी वो पार्टी कई सारे स्टेट पार्टी का सपोर्ट लेते हुए सरकार बन रही थी, और उस स्टेट पार्टी का सरकार किसी स्टेट में होता तो उसको मान सम्मान फिर देना शुरू कर दिए, पावर देना शुरू कर दिए। तो ए सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन ने भी हमारे देश में फेडरलिज्म को मजबूत किया है, बेहतर किया है। पार्ट 3 यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग लास्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा और इस फाइनल पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जो हमारे देश में कब हुआ है, 1992 में हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है कि when power is taken away from the central and state government and given to local government, that is known as decentralization। जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाता है, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो कब हुआ है हमारे देश में, 1992 में। 1992 से पहले हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट नहीं था। कोई बात नहीं, चलो भाई, ये अच्छा हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को भी बनाया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या था, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसके पीछे का रीजंस क्या थे? तो रीजन ये थे कि कई सारे जो समस्याएं हैं और कई सारे जो इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पर बहुत अच्छे से सेटल किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को बेहतर वे से पता होता है कि पैसा कहाँ पर खर्च करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अब लोगों को पता है लोकल लेवल पर कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो जब तक लोकल गवर्नमेंट बनेगा नहीं तब तक वो लोग चुन कर नहीं आएंगे, और चुन कर नहीं आएंगे तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे। इस कारण से लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। देखिए 1992 में मेजर स्टेप लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, सुधार किया गया, और सुधार कर कर ये 5 प्रोविजन वहां पर लिख दिए गए। ये 5 प्रोविजन वहां पर लिख दिए गए। पहला प्रोविजन क्या था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का हर एक 5 साल पर चुनाव होगा। पहले नहीं होते थे, लेकिन 1992 के बाद एकदम क्लियर कर दिया गया कि देखो भाई, हर एक 5 साल के बाद चुनाव करना है, मतलब करना ही है, किसी भी हाल पर चुनाव होना चाहिए। पहला स्टेप ये लिया गया। सेकेंड स्टेप क्या देख रहे हो कि कुछ सीटों को रिजर्व किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व की जा रही है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही है, और कम से कम 1/3 जो सीटें हैं, कम से कम 1/3 जो सीटें हैं वो सीटें किसके लिए रिजर्व रहेगा? महिलाओं के लिए। 33% सीट जो है रिजर्व कर दिया गया वीमेन के लिए, ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके, महिलाओं का भी बेहतर हो सके। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पहले से था जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कराता है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन करवाने के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है। बोला कि भाई तुम ही चुनाव करवाओगे हर एक 5 साल पर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को छोड़ो, तो भाई चुनाव करवा ही रहा है, वो तो बिजी है, लेकिन आप जो है स्टेट में जो लोकल गवर्नमेंट है उसका चुनाव आप कंडक्ट करवाओ। उसके बाद कुछ पावर और कुछ जो रेवेन्यू है, पैसा वगैरह भी इनको लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। अब पैसा नहीं रहेगा तो फिर सरकार काम कैसे करेगा? लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करेगा? तो पैसा और पावर भी दिया गया। अब लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट?
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बनाया कैसे गया है। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला जो है वो रूरल एरिया में बनाया गया, ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया, गांव में बनाया गया, जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला गया है। इसको एक और नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, पंचायती राज। दूसरा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो शहरी क्षेत्र में बनाया गया है, जिसको क्या बोला गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट को देख लेते हैं, पंचायती राज को देख लेते हैं। हालांकि इसको तो बोला गया है कि ये पंचायती राज है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये जिला परिषद तक है। ये गवर्नमेंट जिला परिषद तक देखने को मिलता है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारें बनाई गई है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला विलेज लेवल है, ग्राम के लेवल पर है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, जो कई सारे गांवों से मिलकर बना है। पहला जो इसमें लेवल है, पहला लेवल विलेज लेवल पर देखने को मिलता है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, जो कई सारे गांवों से मिलकर बना है। दूसरा जो लेवल है वो ब्लॉक लेवल पर है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं, और ये जो पंचायत समिति है वो कई सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर बनाया गया है। ये कई सारे गांवों से मिलकर बना है, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। एक कई सारे ग्राम पंचायत से मिलकर बना है, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। और जो सबसे ऊपर लेवल पर है, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, उस जिला में जितने भी पंचायत समिति है, एक जिला में जितने भी पंचायत समिति है, सबको मिलाकर जिला परिषद या जिला परिषद या कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया है। दैट्स इट। ये हो गया स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब शहरी क्षेत्र में आओगे तो शहरी क्षेत्र में अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज देखने को मिल जाता है। जो टाउन में है, टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज बनाया गया है। इसके हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। बिग सिटीज, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया है, और इसके हेड को मेयर कहते हैं। दोनों जो म्यूनिसिपैलिटीज और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, दीज आर गोइंग टू बी कंट्रोल बाय द इलेक्टेड बॉडीज। इन दोनों बॉडी में कई सारे लोग चुनकर जाते हैं, और वो लोग ही इन दोनों बॉडीज़ को कंट्रोल करते हैं, काम करते हैं। बिग सिटी जैसे दिल्ली में हम लोगों को मेयर देखने को मिलता है। जो टाउन वाला एरिया है वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उसके हेड को हम लोग म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं। यहाँ पर पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। Here our chapter 2 is going to be completed. Thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए।